नमस्कार दोस्तों। बच्चों, जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है और बच्चों ने कहा कि सर पहला अटेम्प्ट जो पेपर था फिजिक्स का खास तौर से वो आसान आ रहा है। कंग्रेचुलेशन बच्चों। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर दिया होगा और पहली बारी में ही काफी अच्छे मार्क्स सिक्योर किए होंगे। लेकिन अगर आप नहीं भी कर पाए हैं, घबराने वाली बात नहीं है। अभी आपके पास और अटेम्प्ट भी बाकी है, उसके अंदर आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे बताया टेलीग्राम पर कि सर जो आपने पढ़ाया, आपके नोट से एज इट इज कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा। हमारी कोशिश रहती है कि हम क्लास के अंदर जितनी भी मैक्सिमम मोस्ट पॉपुलर वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लें और उन्हीं में से घूम के बेटा कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। बिल्कुल एज इट इज, कभी कभी और कभी कभी उससे मिलता है। तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा कि जो एग्जाम में आएगा और हम क्लास में कवर नहीं करेंगे उससे मिलती जुलती चीजें, वो तो होगा ही होगा। तो इसलिए बेटा लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें बेटा हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन क्योंकि आप लोगों का एग्जाम्स भी आने वाले थे, टेलीग्राम पे काफी सारे बच्चे कह रहे थे हमें ऑफ दे दीजिएगा, तो हमने कुछ दिन का ऑफ रखा था और लास्ट लेक्चर में भी मैंने बहुत लेंदी लेक्चर नहीं किया था। तो बच्चों आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे जहां हमने छोड़ा था, बट उससे पहले एक छोटी सी रिवीजन तो बनती है। तो देखते हैं, आइए देखते हैं, हम रिवीजन थोड़ा सा करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ये रहे कुछ पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स है बेटा? ये पहला पॉइंट है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बल्क ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है हमेशा नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर उसमें करंट नहीं चल रहा, अब मैं बार बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं बोलूंगा, अंडरस्टूड जितनी भी प्रॉपर्टीज हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, करंट नहीं चल रहा। क्या सर जब करंट चलेगा तो कंडक्टर के अंदर फील्ड आ जाएगी? बिल्कुल आएगी बेटा। बिना फील्ड के करंट चल नहीं पाएगा। करंट को चलने के लिए फील्ड की आवश्यकता है। कंडक्टर के अंदर, कंडक्टिंग वायर के अंदर फील्ड की आवश्यकता है। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे। फिलहाल हम यहां पर हैं और बात कर रहे कि भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बल्क ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नो एक्सेस चार्ज कैन रिजाइड इनसाइड द बल्क ऑफ ए कंडक्टर। कि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज टिकेगा नहीं, सारा चार्ज कहां दौड़ के आएगा? सरफेस पर आएगा। कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज टिकेगा नहीं, सारा चार्ज कहां दौड़ के आएगा बेटा? सरफेस पर दौड़ता हुआ आ जाएगा। होल कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल। पूरा का पूरा कंडक्टर क्या होता है बेटा? इक्वी पोटेंशियल होता है। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बेटा बराबर होता है, क्योंकि अंदर फील्ड है नहीं और सरफेस पे जो फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। मैंने आपको अगली लाइन में बताया है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और टर्मिनेट परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। तो सरफेस भी इक्वी पोटेंशियल है और उसका बल्क भी इक्वी पोटेंशियल है। आप पूरे कंडक्टर पर कोई भी दो पॉइंट चुनेंगे तो दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। कितना होगा पता लगे, लेकिन बराबर होगा ये हम कह सकते कब? जब हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन। फील्डिंग इफेक्ट। फील्डिंग इफेक्ट कहता है कि कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर इज शील्डेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड वाइस वर्सा। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कंडक्टर के अंदर एक खाली जगह, एक कैविटी है, तो कैविटी के अंदर जो फील्ड है वो कैविटी में रखे गए चार्जेस डिफाइन करेंगे, आउटर वर्ल्ड डिफाइन नहीं करेगा ना। व्हाट इज आउटर वर्ल्ड? आउटर वर्ल्ड इज कंडक्टर का आउटर सरफेस एंड आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर। ये दोनों किसमें आते हैं बेटा? आउटर वर्ल्ड में आते हैं। इनकी वजह से नेट फील्ड कंडक्टर की कैविटी के अंदर जीरो होगी या कंडक्टर के अंदर जीरो होगी। कैविटी के अंदर जो फील्ड है वो कैविटी में रखे गए चार्जेस की वजह से होगी, ठीक है। सिमिलरली आउटसाइड पर जो फील्ड आएगी, आउटसाइड पर जो फील्ड आएगी वो किसकी वजह से आएगी? कंडक्टर के बाहर जो फील्ड आएगी वो किसकी वजह से आएगी? तो कंडक्टर के बाहर फील्ड आने वाली है उसके आउटर साइड में रखे गए चार्जेस और आउटर सरफेस पे आने वाले चार्जेस।
कैविटी में रखे गए चार्जेस और कैविटी के इनर सरफेस पैनल चार्जेस का मिलाकर नेट फील्ड बाहर किसी पॉइंट पर 0 हो जाएगी। यह है शील्डिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टर्स। अब आज हमें इन प्रॉपर्टीज के आगे और भी प्रॉपर्टीज की बातें करनी है, ठीक है। तो बेटा ये प्रॉपर्टीज तो आपको मालूम होनी ही चाहिए, पता होनी ही चाहिए, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में इनके बारे में स्टडी कर रहा था, ठीक है ना, बताया था आपको क्या क्या चीजें, ये चीजें हैं। और आज हम इसको एक्सटेंड करेंगे और आगे की बातें करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मोर प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ज्यादा प्रॉपर्टीज की हम बातें करते हुए आगे चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। और आगे बढ़ने से पहले एक बात को मैं एड्रेस करना चाहता हूं आप लोगों के सामने। कुछ बच्चे हैं जिनका पहला अटेम्प्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ होगा, और वो बच्चे इस वक्त काफी घबरा रहे होंगे, काफी डीमोटिवेटेड होंगे, और उनको लग रहा होगा कि शायद हमारे हाथ से मौका निकल गया, ठीक है, और हमारा नहीं हो पाएगा। वो अपनी होप और उम्मीद को छोड़ रहे होंगे। तो बेटा मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं, बी पॉजिटिव, अभी भी आपके पास बहुत समय है। पूरा 12th का सिलेबस हमें करना बाकी है। 12th का सिलेबस आसान है, कोरिंग है। 12th का सिलेबस जब आप पूरा कर लोगे तो डेफिनेटली आपका एक बहुत अच्छा चांस है एग्जाम को क्रैक करने का। तो अभी भी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, अभी आप अच्छे से स्टार्ट करते हैं, अच्छे से चीजों को पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारा सिलेबस अभी कवर करना बाकी है। उस सिलेबस को पढ़कर भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और 11th के अंदर आप वो पॉइंट्स चुन लीजिए जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जैसे ग्रेविटेशन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है ना। ऐसे पॉइंट्स जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ऐसे चैप्टर जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उनको पढ़ लीजिए, उनको अच्छे से कर लीजिए, उनकी रिवीजन कर लीजिए। और जो 12th पूरा आपको हम कराने वाले हैं, अभी जो पूरा बचा है हमारा पूरा 12th, वो अच्छे से कर लीजिए, तो भी देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपका सिलेक्शन हो सकता। तो घबराने का नहीं, बिंदास पढ़ते जाने का। हमारे हाथ में, आपके और मेरे हाथ में क्या चीज है बेटा? मेहनत करना हमारे हाथ में, सिलेक्शन ना सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं। और कभी भी अगर आप सच्चे दिल से, शिद्दत से मेहनत करते हो ना बेटा, तो उसका आज नहीं तो कल फल जरूर मिलता है। आज नहीं तो कल फल जरूर मिलता है बेटा। अगर आप इस 2-3 महीना मेहनत करते हो, अच्छे से मेहनत करते हो, तो यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन, यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन। आपका आईक्यू इंक्रीज हो रहा है, आपके ब्रेन की सोचने की क्षमता इंक्रीज हो रही है, आपका ब्रेन टेक्निकल रुझान उसका बढ़ रहा है, और लाइफ लॉन्ग यह आपको मदद करेगा बेटा। अगर आप एक बहुत बड़े कॉलेज में नहीं भी जाते हैं, एक छोटे कॉलेज में भी आप जाते हैं, वहां से आपका सिलेक्शन एक छोटी कंपनी में भी होता है, वहां पर आप अच्छा करोगे, क्योंकि आपने ये जो समय है, इस ट्रेनिंग जो आपने समय बिताया है, ये आपको मदद करेगा। आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं। आप जो ये मेहनत कर रहे हो ना, ये आप समझ लो कि आप एक तरीके से बेटा कोयला हो, और जब आपको इस गर्म भट्टी में तपाया जाएगा तो वहां से आप एक हीरा बनकर निकलोगे, ठीक है ना। प्रेशर और दबाव से आप हीरा बनकर निकलोगे। तो इस प्रेशर और दबाव और ट्रेनिंग को अपनाओ, और पूरा दम लगा के पढ़ो। जो भी आप पढ़ोगे, सिलेक्शन हो या ना हो, ये बहुत छोटी बातें रह जाएंगी आपके लिए। लाइफ लॉन्ग आप बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाओगे। You will keep growing, keep growing, keep growing, keep growing, keep growing, keep growing, and ultimately you will be at the summit, at the peak of your career. तो बेटा मैं हमेशा कहता हूं, इट डजंट मैटर वेयर यू आर, इट डजंट मैटर वेयर यू आर, व्हाट मैटर्स इज इन विच डायरेक्शन यू आर। इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, क्या मैटर करता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया, अगर आपने गिव अप कर दिया, तो बेटा आप कभी भी उस शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते। अगर आप उस शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, भले ही अभी आप उसके बिल्कुल बेस पर बैठे हैं, चढ़ना तो शुरू करो यारो। धीरे धीरे चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, पहुंच जाओगे शिखर। गिव अप नहीं करना है, हारना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ बेटा। हिम्मत बनाए रखो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस नोट के साथ स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर, और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स के बारे में करते हैं चर्चा। चलो।
देखो भाई, हमने ये कहा कि यहां पर हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस है लेटर से R1 और इस पर चार्ज Q। एक छुटकू स्फीयर यहां पर भी है, इसका रेडियस है R2, बहुत छुटकू भी नहीं है, ठीक ठाक है, बट इससे छोटा है, क्या बड़ा भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता उससे, अलग अलग रेडियस लेना है बेसिकली। ठीक, और इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इट इज न्यूट्रल। और बेटा दूर दूर रखे, फार अवे, दे आर पुट फार अवे, दे आर फार अवे। नाउ वी टेक अ वायर, हम एक तार ले रहे हैं, एक स्विच लगा रहे हैं और इस तार को जोड़ दे रहे हैं, दूर दूर रखे एक तार हमने बीच में लगा दी, कंडक्टिंग वायर हमारे पास। नाउ वी कनेक्ट दिस वायर, हम इस स्विच को क्लोज कर देते हैं। व्हाट विल हैपन, जब स्विच को क्लोज किया जाएगा तो क्या होगा बच्चों, देखो बच्चा, चार्जेस आर गोइंग टू रीडिस्ट्रीब्यूट, इससे चार्ज निकल के कुछ उस पर जाएगा लेकिन सारा नहीं भागेगा। चार्जेस तब तक ट्रेवल करेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। ठीक, तो हम कह रहे कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल्स फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज और पोटेंशियल व्हाटएवर यू वांट टू कॉल। ठीक है, एंड जो नेगेटिव चार्ज है उल्टा चलता है, ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा फॉर नेगेटिव चार्ज। तो कुछ भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इससे दौड़ते हुए इस पर आएंगे तो उसका चार्ज कम करेंगे, वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज प्रकट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी। या आप ये भी सोच सकते हो पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा, ठीक है ना, इट डजंट रियली मैटर कि फिजिकली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है वो हमें देखना। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हो कि इसका कुछ चार्ज निकला और निकलकर अल्टीमेटली इस पर आ गया, अब वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हुआ कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इज आल्सो अ पॉजिटिव चार्ज ना, राइट, यू कैन आल्सो विजुअलाइज दिस इन अ सेंस कि पॉजिटिव चार्ज इज ट्रैवलिंग, राइट। तो हम कह रहे हैं कि देखो यहां पर जो हमारे पास रेडियस R2 का स्फीयर है और यहां पर हमारे पास एक रेडियस, ये R1 सॉरी, ये R1 है और ये R2 हमारे पास। हम कह रहे हैं कि यहां से एक चार्ज क्यों निकलकर इस पर जा रहा, जब यहां से चार्ज क्यों निकलते हुए इस पर जाएगा और यहां पर एक चार्ज क्यू प्रकट हो जाएगा, तो बेटा यहां चार्ज बचेगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, दैट इज अ चार्ज विच लेफ्ट ऑन दिस। ठीक है, तो इस पर बचेगा Q माइनस स्मॉल q और इसमें से Q चार्ज निकलता हुआ इस पर जा रहा। ठीक, अब देखो मैं कह रहा हूं चार्जेस विल ट्रेवल जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से आता है, एक फील्ड की वजह से आता है, इसके अंदर एक फील्ड पैदा हो जाएगी और यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा, एक करंट आ जाएगा और इसका अगर रेजिस्टेंस आर है तो आई इंटू आर इज द वोल्टेज, इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट तब तक रहेगा जब तक एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, पर करंट जीरो हो जाएगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो गया। तो यहां और यहां पे पोटेंशियल बराबर करना पड़ेगा, तब जाके करंट जो है ट्रैवल करना रुकेगा। ठीक भाई, बहुत खूब। तो हम कह रहे हैं कि देखो यहां पर क्या हो रहा, हम कह रहे हैं कि भैया इसका जो पोटेंशियल है और इसका जो पोटेंशियल है उनको बराबर करना है अल्टीमेटली। ठीक, चार्ज क्यू ट्रेवल कर गया, उसमें क्यू माइनस क्यू बचा, इस पर क्यू बचा, अल्टीमेटली दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया। तो मैं कह रहा उसके ऊपर पोटेंशियल है के क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाय R1, के क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाय R1। बेटा ये पोटेंशियल है इसके ऊपर अल्टीमेटली, इसके ऊपर पोटेंशियल कितना भैया, इसके ऊपर पोटेंशियल है के क्यू बाय R2। तो के एन के कट रहा और हम कह रहे, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, हम कह रहे कि कैपिटल Q माइनस स्मॉल q इंटू R2 इज Q इंटू R1, इज Q इंटू R1, राइट। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं और Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम कह रहे हैं Q की वैल्यू कितनी आ रही, Q की वैल्यू आ रही, Q की वैल्यू आ रही कैपिटल Q इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 और कैपिटल Q माइनस Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। सॉरी ये कैसे आ गया, अरे माइनस करके देख लो भाई, कैपिटल Q में से ये माइनस करके देख लो, एलसीएम वाला लो, सॉल्व करो, ये आ जाएगा। ठीक,
तो हम कह रहे हैं कि एक पर चार्ज ये है और दूसरे पर चार्ज ये है। ठीक, अब इसको आगे लिखते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। मैंने बोला कि एक स्फीयर हमारे पास ये रहा, इसका रेडियस कुछ r1 ले रखा हमने, दूसरा हमने ऐसे कनेक्ट करके यहां छोड़ रखा, इसका रेडियस कुछ r2 ले रखा। हमने कहा कि इसके ऊपर चार्ज आ रहा q1 दैट इज इक्वल टू q माइनस स्मॉल q, और इस पर चार्ज आ रहा q2 दैट इज इक्वल टू q, राइट? ओके, नाउ this q minus small q is r1 into q divided by r1 plus r2, and this is equals to r2 into q divided by r1 plus r2. Now if I want to calculate the ratio of q1 by q2, इस पर चार्ज और इस पर चार्ज का जो रेशियो है वो कितना होगा, if I want to calculate that, right? So what is the ratio of q1 by q2? चार्जेस किस रेशियो में बढ़ रहा है, q1 by q2 कितना है, तो हम कहेंगे q1 by q2 will be r1, बाकी जो कांस्टेंट है दोनों में, डिवाइड बाय r2। वैल्यू पुट करना बेटा r1 r2 की और सॉल्व करेंगे, यू विल गेट q1 by q2 इक्वल्स टू r1 by r2। क्लियर? बहुत अच्छे। ये हमारे पास बेटा q1 by q2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अच्छा सर, अच्छा अब इसके अंदर ना बेटा एक और चीज का रेशो पूछा जाता है, और वो रेशो होता है किसका, वो रेशो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का। अब सर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लेट मी कॉल इट सिग्मा 1 एंड दिस इज सिग्मा 2। सर सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है बेटा, सिग्मा 1 होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज सिग्मा 1 इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी means charge per unit area. What is sigma 2? तो से sigma 2 is q2 4 pi r2 का स्क्वायर, and what is sigma 1 by sigma 2? What is sigma 1 by sigma 2? What is this ratio? sigma 1 by sigma 2 क्या है, ये रेशियो क्या है बेटा, तो रेशियो आएगा q1 by q2 और ये ऊपर जाएगा तो r2 का स्क्वायर डिवाइड बाय r1 का स्क्वायर। So what is q1 by q2? So q1 by q2 is r1 by r2. q1 by q2 is r1 by r2. Let us put it here. Sigma 1 by sigma 2, r1 by r2, r2 का स्क्वायर and r1 का स्क्वायर, r1 r2, r2 by r1. So from here we can say that sigma 1 r1 is sigma 2 r2. Sigma 1 r1 is sigma 2 r2. Sigma 1 r1 is sigma 2 r2. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सिग्मा इंटू आर इज कांस्टेंट। तो कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है और जो रेडियस है, उसका प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट आता है। बेटा ये दो अलग अलग कंडक्टर रख के निकाला, बट दिस इज वैलिड इवन इफ वी हैव a single conductor of variable radius of curvature। क्या मतलब, ऐसे में r जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। ऐसे में r क्या बन जाएगा बच्चा, r बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, r बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत अच्छे, r की वैल्यू समझ में आ गई होगी, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अच्छा जी, क्या मतलब है सर, इसको थोड़ा समझाओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सिग्मा इंटू आर इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल दो। डाल देते हैं, क्या प्रॉब्लम वाली बात है। चलो भाई देखो बच्चों ये हमने कहा कि एक हमारे पास ओवल शेप्ड अंडाकार ओवल शेप हमारे पास कंडक्टर है, इट्स नॉट अ स्फीयर, इट्स अ ओवल शेप। तो कहीं पर ये फ्लैट है, कहीं पर ये कर्व्ड है, कहीं पर ये फ्लैट है, कहीं पर ये कर्व्ड है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है tells how sharply a curve bends, how sharply a curve bends। इतना शार्पली वो बेंड करेगा उतना कम रेडियस ऑफ कर्वेचर, जितना फ्लैट रहेगा उतना बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक ना। तो लेस शार्पली टर्न मींस मोर, मतलब उल्टा रिलेशन है,
डायरेक्ट नहीं है, उल्टा रिलेशन, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो फ्लैटर द सरफेस, फिगर द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जितना फ्लैट सरफेस होगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही बड़ा होगा। जैसे अर्थ, अर्थ आपको लगभग फ्लैट दिखती है क्योंकि उसका रेडियस क्या है, बड़ा बहुत बड़ा है। आपके सामने अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा होता है, इसलिए आपको अर्थ लगभग फ्लैट दिखती है। इनफैक्ट देयर वाज अ गुड टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू बिलीव दैट द अर्थ इज कंप्लीटली फ्लैट, एंड अगर हम उस कोने तक पहुंच जाएं तो हम एक्चुअली नीचे गिर जाएंगे। People used to believe that. They're called as flat earthers. Believers of flat earthers, right? So, but now you know the truth. It's not flat, it's curved, but हमें flat दिख रही है क्योंकि उसका रेडियस बहुत बड़ा है। तो अगर हम इस ओवल शेप को देखें, तो tell me if I mark 2 points, one point A is here and the second point B is here. Tell me where surface charge density will be more, where will sigma be more? तो उसको देखने के लिए मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर को कंपेयर करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि फ्लैट कौन है, ए इज मोर फ्लैटर एंड बी इज मोर कर्व्ड। आई होप आर यू गेटिंग द पॉइंट। ए इज मोर फ्लैटर एंड बी इज मोर कर्व्ड because A is more flatter, the radius of curvature at point A is greater than the radius of curvature at point B. जितना फास्ट टर्न वो ले रहा होगा ना, फास्ट मतलब जितना जल्दी से वो मुड़ रहा होगा, मतलब जैसे कॉर्नर है, ऐसे गया तुरंत मुड़ गया, तुरंत मुड़ गया। इट इज नॉट टेकिंग डिस्टेंस टू कर्व, स्पीड, इट्स नॉट से टाइम, बट डिस्टेंस टू कर्व अगर कम है, तुरंत कर्व हो रहा है, वो एकदम से मुड़ रहा है, वो थोड़ा शार्प टर्न हो गया। जितना शार्प टर्न वो हो गया, ठीक है ना, उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा हो गया। तो बी पे जल्दी मुड़ रहा, मतलब शार्पली मुड़ रहा, आई शुड से शार्पली, और ए पर फ्लैटन चल रहा, इसलिए ए का रेडियस कर्वेचर बड़ा होगा। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब इसको मैं चार्ज देता हूं और चार्ज इसके सरफेस पर फैलता है और बाहर से मैंने कोई अलग से एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगा रखी है और ये बस फैल रहा है, तो बेटा वो यूनिफॉर्मली नहीं फैलेगा इसके ऊपर चार्ज। तो चार्ज फैलने वाला है, वो फैलेगा कैसे, यहां पर चार्ज डेंसिटी कम होगी और यहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। सिमिलरली यहां पर चार्ज डेंसिटी कम होगी और यहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। चार्ज ऐसे फैलेगा। तो अगर मैं कहूं यहां पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए है और यहां पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी है, तो आई कैन से दैट सिग्मा बी इज मोर देन सिग्मा ए, एंड सच दैट सिग्मा ए into RA equals sigma B into RB. RA and RB are the radius of curvature at point A and B. ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास कोई कॉर्नर आ गया इस तरीके से, तो कॉर्नर पे तो बहुत ही शार्प टर्न है, इसके अंदर रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉल। यहां पर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कॉर्नर पे बेटा चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी सिग्मा विल बी वेरी हाई, सिग्मा विल बी वेरी हाई। इससे क्या हुआ, इससे यह होगा कि कंडक्टर के बाहर जो फील्ड होगी वो सिग्मा पर डिपेंड करती है। कितनी करती है भी अगले उस पर मैं दिखाता हूं आपको। तो सिग्मा अगर बहुत हाई हो गया ना, तो उसके बाहर फील्ड भी बहुत हाई हो जाएगी, और अगर फील्ड बहुत हाई हो जाती है तो बड़ा एक कोरोना डिस्चार्ज हो सकता है। तो उसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करता हूं, बट उसके लिए आपको एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो पढ़नी पड़ेगी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही हो। बढ़िया से बेटा इसको आपको करना है नोट, बढ़िया से इसको आपको नोट कर लेना, ठीक है। कुछ बच्चों का एग्जाम तो बहुत बढ़िया भी हुआ जिनके मार्क्स बहुत बढ़िया आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो अगर 300 नंबर का पेपर है और आपके मार्क्स 250 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, तो एक बार टेलीग्राम पे बताइएगा सर मेरे मार्क्स 250 प्लस बन रहे हैं पहले अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है ना। वी विल सी व्हाट वी कैन डू फॉर यू। तो बच्चों, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट,
we can plan something for you. Definitely we can plan something for you guys. ठीक है, because we want results, we want results, we want results, we want कि आप लोगों का सिलेक्शन हो बेटा, बढ़िया से बढ़िया रैंक आप लोग निकालो, ठीक है ना। जो भी आपको हमारी तरफ से हेल्प चाहिए हम आपको वो हेल्प प्रोवाइड कर दें, ठीक है ना, जैसे भी हो सके उस हेल्प को हम आपको प्रोवाइड कर दें, ठीक है ना। तो ऑल वी वांट इज रिजल्ट्स, हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, सिलेक्शन हो, सिलेक्शन। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, करते हैं आगे चर्चा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर के जस्ट बाहर कितनी फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर। करते हैं इसकी चर्चा हम लोग। तो हमने कहा कि वी हैव एन आर्बिट्री शेप कंडक्टर, किसी भी आर्बिट्री शेप का कंडक्टर हो सकता है। अब इसके ऊपर यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म तरीके से तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा नहीं, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कहीं पर सिग्मा ज्यादा होगा, कहीं पर सिग्मा कम होगा, बट वी डोंट रियली केयर। हमने कहा कि किसी एक पॉइंट पर सिग्मा हमारे पास चार्ज डेंसिटी आ रही, किसी एक पॉइंट पर, अलग पॉइंट पर अलग होगी नो डाउट, पर किसी एक पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। अगर ऐसा है कि किसी भी एक पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा आ रही, तो हम जानना चाह रहे कि जस्ट इसके बाहर कितनी फील्ड होगी, जस्ट इसके बाहर कितनी फील्ड होगी। तो हमने कहा देखो यहां पर जो भी फील्ड होगी ना वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, इस तरीके से, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस लाइक दिस, दैट इज द फील्ड इज ई। एंड जस्ट इनसाइड जो फील्ड होगी बेटा वो कितनी होगी, बेटा वो जीरो होगी। अंदर तो फील्ड जीरो होगी और बाहर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड होगी। तो हमने एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, और काम ये करते हैं कि यहां पर हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं कुछ इस तरीके से। सेलेक्ट द, वी हैव मेड अ गॉसियन सरफेस। अब क्या करेंगे भैया, गॉसियन सरफेस बनाकर हम इसके ऊपर गॉस लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, विल यूज द गॉस लॉ ऑन दिस सरफेस। तो जब हम इस पे गॉस लॉ लगाएंगे तो इस पे एक कर्व सरफेस हमारे पास है और दो फ्लैट सरफेस हमारे पास है। इस पे एक कर्व सरफेस हमारे पास है और दो फ्लैट सरफेस हमारे पास है, ठीक है। अब देखो जो इनसाइड वाला पोर्शन है उस पर तो फील्ड ही नहीं है, भूल जाओ उसको। जो आउटसाइड वाला पोर्शन है उसमें कर्व सरफेस पर जो फील्ड है वो सरफेस के पैरेलल जा रही, ठीक है। तो वहां पर जो एरिया वेक्टर और फील्ड होगा बेटा वो तो 90 डिग्री हो गया। फ्लैट सरफेस पर एरिया वेक्टर और फील्ड क्या होंगे बेटा, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो उसी सरफेस को काटते हुए जा रही। तो हम कह रहे हैं कि देखो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस ऑन द कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस बेटा एंगल 90 है तो cos 90 डाल दिया हमने, प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस, और इस फ्लैट सरफेस पर बेटा एंगल 0 है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे तो cos 0 लिख दिया हमने, इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हमने कहा मान लेते हैं कि बेटा ये एरिया जो है वो ए है, या डी ए मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा ए मान लो। तो जो ये सिलेंडर है ना इसका तो ये एरिया क्रॉस सेक्शन डी डेल्टा ए वाला है वो इस कंडक्टर को कट भी कर रहा होगा, और जो यहां पर ये कट हो रहा होगा ना ये पोर्शन, केवल इतने पोर्शन के ऊपर चार्ज होगा। जो बाहर चार्ज है उससे तो मतलब ही नहीं हमें, हमें तो जो अंदर ये चार्ज है उससे मतलब है। अंदर कितना चार्ज है बट क्यू इनसाइड, तो क्यू है सिग्मा इनटू डेल्टा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये फ्लैट सरफेस। अब हालांकि फ्लैट सरफेस दो है लेकिन एक पर तो जीरो ही हो गया, केवल एक पे बचेगा, बड़ा ये तो जीरो हो गया हमारे पास। तो इंटीग्रेशन ई डी एस फ्लैट ऑन वन सरफेस ओनली, मैं ए ही लिख देता हूं उसको, डेल्टा लिख देते हैं। The value of E is sigma by epsilon naught. The value of E is sigma by epsilon naught. आ रही बात समझ में आप लोगों को? क्लियर है बेटा? समझे? बुझाया? अब आप कहोगे सर
जस्ट आउटसाइड फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और जस्ट इनसाइड है जीरो। अलग अलग पॉइंट पर ई की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर सिग्मा की वैल्यू भी अलग अलग होगी। अब मुझे ये बताओ बेटा, ये फील्ड किसकी वजह से है? क्या ये फील्ड इस सिंगल पैच की वजह से है? क्या ये फील्ड इस पूरे के पूरे कंडक्टर की वजह से है? या ये फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द यूनिवर्स की वजह से? ये किसकी वजह से फील्ड? इस पैच की वजह से, कंडक्टर की वजह से, या सारे चार्जेस इन द यूनिवर्स की वजह से? तो बेटा गॉस लॉ लगा जो हमें फील्ड मिलती है, गॉस लॉ लगाने पर जो हमें फील्ड मिलती है वो मिलती है ड्यू टू ऑल द चार्जेस इन द यूनिवर्स। बिकॉज अगर आप बाहर भी कोई चार्ज लेकर आओगे ना, सिग्मा अपने आप बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू द फील्ड आउटसाइड, या फील्ड बदल जाएगी अकॉर्डिंग टू सिग्मा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि बाहर रखो चार्ज, अंदर रखो चार्ज, कहीं भी रखो चार्ज, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सरफेस पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी आ रही तो उसके बाहर फील्ड होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। सारे चार्जेस मिलाकर नेट फील्ड जो आएगी वो आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छी बात है। तो क्लियरली फील्ड जो है वो सिग्मा के प्रोपोर्शनल आ रही, मतलब सिग्मा के प्रोपोर्शनल है। बट सिग्मा क्या होता है बेटा? सिग्मा इंटू आर कौन? सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो डिवाइड बाय आर कर सकते। यहां पे आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, जितना छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर उतनी बड़ी फील्ड। तो अगर मैं बात करूं बेटा कोरोना डिस्चार्ज की, तो क्या मतलब है इसका? कोरोना डिस्चार्ज, अब कोरोना वो कोरोना वाला कोरोना नहीं है कोरोना कॉर्नर से होने वाला डिस्चार्ज। कॉर्नर से होने वाला डिस्चार्ज कैसा? मैंने कहा कि जब भी कॉर्नर आपको मिल रहा तो यहां पर चार्ज इकट्ठा हो रहा, सिग्मा यहां पर हाई हो रहा। ठीक है, यहां पर भी सिग्मा क्या है? हाई हो रहा। सिग्मा हाई है यहां पर, तो इसके सामने जो फील्ड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्या होगा? हाई फील्ड होगा। दिस विल आल्सो बी अ हाई फील्ड। तो इस कॉर्नर के बाहर जो फील्ड आ रहा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इट इज गोइंग टू बी हाई फील्ड। हाई फील्ड होगा ये। ठीक है, अब क्योंकि ये एक हाई फील्ड है यहां पर, क्योंकि एक हाई फील्ड है यहां पर, इस कॉर्नर के बाहर जो फील्ड आ रही बहुत हाई फील्ड आ रही, बड़ी फील्ड आ रही। ठीक है ना? अब क्योंकि यहां पर एक हाई फील्ड हमारे पास है, तो स्पेस जो इसके आसपास का जो स्पेस है उसमें एयर होगी। तो एयर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू आयंस, होता है ब्रेक डाउन ऑफ द मीडियम, इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन ऑफ द मीडियम हो सकता है। ठीक है ना? या इसको डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं। ठीक है, हर मीडियम की एक होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। अब यह डाइलेक्ट्रिक क्या चीज है? तो बेटा डाइलेक्ट्रिक होते हैं इंसुलेटर। जैसे एयर है, एयर इज नॉर्मली इंसुलेटर। अगर एक तार में करंट जा रहा है तो तार से करंट निकलकर आप बहकर आपके पास नहीं आ रहा है, वो तार में ही जा रहा है, वो वहां से बहकर आपके पास नहीं आ रहा है, बिकॉज जो आसपास एयर है ना, दैट इज नियरली इंसुलेटर, राइट? लेकिन अगर अगर बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जाए, जैसे कि थंडरस्टॉर्म्स जब होते हैं तो बिजली कड़कती है, आपने सुना होगा बिजली क्या होती है? बादलों से गिरते हुए जमीन पर आके गिरती है। तो रास्ते में क्या मिल रहा उसको? रास्ते में क्या मिल रहा उसको? रास्ते में उसको मिल रहा एयर। बट एयर में से वो इलेक्ट्रिसिटी, वो लाइटनिंग चल रही है और जमीन पे आके गिर रही है। क्यों भैया? और है, और अंकल आए, उन्होंने जो है वो लाइटनिंग कर दी। क्यों भाई? तो हो क्या रहा है यहां पर? हो ये रहा है कि भैया वहां से जो लाइटनिंग हो रही है, बादलों में जो बिजली कड़क रही है, जमीन पर कैसे आ रही है? क्योंकि जो उसके मीडियम है, कहीं ना कहीं वो मीडियम क्या है? आयोनाइज हो रहा है, बिकॉज ऑफ वेरी 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 हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड विद इन द क्लाउड्स एंड द अर्थ सरफेस। उनके बीच में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है। और वो पैदा क्यों हो रहा है? बिकॉज जब बादल है, बादल हवा में चल रहे हैं, तो बेटा फ्रिक्शन के कारण, या आपस में टकरा रहे हैं, फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है? घर्षण के कारण क्या हो रहा है? वो चार्ज हो रहे हैं, उसमें एक स्टैटिक चार्ज बिल्ड होता चला रहा है। और जब इतना ज्यादा चार्ज बिल्ड हो जाता है कि क्लाउड और अर्थ के बीच में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, तब एयर आपकी आयोनाइज होती है और लाइटनिंग बोल्ट आके गिरता है जमीन के ऊपर। तो ऐसा तब होगा जब
पोटेंशियल डिफरेंस या फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को पार कर जाएगी। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? डाइलेक्ट्रिक यू कैन से इन दिस केस इज एयर, एयर इज अ डाइलेक्ट्रिक वी टॉकिंग अबाउट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बेसिकली, बट व्हाट इज इट्स स्ट्रेंथ? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड that the medium can withstand before breaking down or ionizing. उससे बड़ा फील्ड लगाओगे तो बेटा जो आपका मीडियम है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, और वो एक बार आयोनाइज हो गया तो वो कंडक्टिंग मीडियम हो गया तो यहां से चार्ज निकलकर बाहर जाना शुरू कर देगा। तो व्हाट विल हैपन इफ यू हैव अ मेटल प्लेट समवेयर हियर, तो इसके मीडियम जो है आयोनाइज हो गया तो यहां से चार्ज एक स्पार्क के रूप में निकलता हुआ इस प्लेट के ऊपर जाके गिरेगा। आपको एक लाइटनिंग बोल्ट इनके बीच में देखने को मिल सकता है, ठीक है, लाइटनिंग बोल्ट आपको इनके बीच में देखने को मिल सकता है, उसमें जो चार्ज है वो निकल के जाएगा। ये नॉर्मली कॉर्नर से होगा क्योंकि कॉर्नर पे सिग्मा बहुत बड़ा होगा, फील्ड बहुत बड़ी होगी, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो सकता है एट दी कॉर्नर्स, इसलिए हम उसको बोलते हैं कॉर्नर डिस्चार्ज। So this phenomena occurs normally near the corners of a conductor, कि वहां पर फील्ड सबसे ज्यादा रहती है। आई होप आपके बात समझ में आई होगी, ठीक। चलो आगे बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है, if we have infinite conducting plane then what we can say? अगर infinite conducting plane है तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये देखते हैं। Look, the major difference between the conductor and a non-conducting sheet is a conducting sheet must have a width. It should have a bulk where the electrons can travel, right? So whenever I say a conducting sheet or conducting shell or conducting any surface, right, it must have a thickness, it must have a, you cannot ignore the thickness there, right? Something like this. And it's infinite, going to infinity, it is going to infinity, right? Now it must have two sides, two surfaces, you can say. One surface is on this side, the other surface is on this side. Okay? So my question to you is, क्या दोनों तरफ चार्ज डेंसिटी बराबर होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, दोनों तरफ अलग अलग चार्ज डेंसिटी भी हो सकती है। उधर चार्ज डेंसिटी अलग, यहां पर भी अलग हो सकती है। अगर बाहर से कोई उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है तो, बाहर से कोई और फील्ड उसमें रखी है तो दोनों तरफ चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो सकती है। बट अगर हम ये कहें कि बाहर से हमने कोई फील्ड नहीं लगाई और हमने इसको एक चार्ज दिया तो बाय सिमेट्री दोनों तरफ चार्ज बराबर बराबर बढ़ेगा और दोनों तरफ फील्ड बराबर बराबर होनी चाहिए, राइट? तो हम कह रहे हैं कि अगर इस तरफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, अभी मैं इस तरफ की बात कर ही नहीं रहा, इस तरफ कुछ भी हो आई डोंट केयर, उस तरफ कुछ भी हो आई डोंट केयर, ठीक। अगर यहां पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, व्हाट इज द फील्ड हियर? व्हाट इज द, सपोज यहां पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश है, क्या फर्क पड़ता है उससे? यहां सिग्मा, अगर इस तरफ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो बेटा इसके बाहर जो फील्ड होगी वो होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। किसकी वजह से? खाली इसकी वजह से नहीं, क्या इसकी और इसकी वजह से मिलाकर? नहीं, इसकी वजह से। to all the charges present in the universe, this is the net field here to do all the charges present in the universe. Getting the point? क्या आपको बात समझ में आ रही? Yes or no? तो अगर मैं कहूं कि यहां पर सिग्मा डैश फील्ड है तो यहां पर जो फील्ड होगी वो लेफ्ट में होगी, कितनी फील्ड होगी बेटा? सिग्मा डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। किसकी वजह से? दैट्स द नेट फील्ड बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन। दोनों तरफ फील्ड अलग अलग आ रही है, इसका मतलब स्पेस में कोई और फील्ड भी मौजूद है। तो हम कह रहे हैं कि लेट अस से यहां पर एक फील्ड यहां पर ई एक्सटर्नल मौजूद है,
ई एक्सटर्नल मौजूद है यहां पर, यहां पर एक फील्ड बेटा ई एक्सटर्नल भी मौजूद है। तो कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई एक्सटर्नल? कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई एक्सटर्नल? लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट, लेट्स ट्राई दैट। केवल एक सरफेस की वजह से जो फील्ड होती है, जैसे नॉन कंडक्टिव में निकाली थी हमने, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होती है। तो केवल इस सरफेस की बात करें तो यहां पर जो फील्ड होनी चाहिए थी, होनी चाहिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। केवल सिग्मा डैश की बात करें तो वो भी लेफ्ट में होनी चाहिए थी, बिकॉज वो भी हमने पॉजिटिव ले रखा है, ये भी हमने पॉजिटिव ले रखा है ना भाई। इसका मतलब जो सिग्मा डैश है उसकी वजह से जो फील्ड होनी चाहिए थी वो भी लेफ्ट में, राइट में होनी चाहिए थी, और उसकी वैल्यू सिग्मा डैश बाय 2 एप्सिलॉन प्लस ई एक्सटर्नल। अब राइट में लिया मैंने, इज इक्वल टू द नेट फील्ड, एंड व्हाट इज द नेट फील्ड? नेट फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक भाई, तो यहां से आप चाहो तो ई एक्सटर्नल निकाल सकते हो। ई एक्सटर्नल फील्ड कितनी है? तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डैश बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज द वैल्यू ऑफ ई एक्सटर्नल, दैट्स ई एक्सटर्नल, सिग्मा माइनस सिग्मा डैश बाय 2 एप्सिलॉन। अभी आप कंफ्यूज, सर ये क्या लिख रहे हो? कभी आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन लिख रहे हो, कभी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन लिख रहे हो, क्या मतलब है? ये जो फील्ड है दैट इज अ नेट फील्ड, दैट इज अ नेट फील्ड। पहली बात, अगर क्वेश्चन आपको दोनों तरफ अलग अलग सिग्मा दे रहा, इसका मीनिंग क्या है? अगर क्वेश्चन आपको दोनों तरफ अलग अलग सिग्मा दे रहा तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है दोनों तरफ अलग सिग्मा तभी होगा जब और कोई फील्ड भी यहां पे मौजूद होगी, वरना नहीं हो सकता। ठीक, बट कोई आपसे नेट फील्ड पूछ रहा है तो आपको केयर करने की जरूरत ही नहीं है। इस सरफेस के सामने फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके सामने सिग्मा डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट्स अ नेट फील्ड। पर कोई आपसे पूछ ले एक्सटर्नल फील्ड कितनी है भाई, आप कैसे निकालोगे? तो हमने कहा कि देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट फील्ड को अलग करके लिखना पड़ेगा। तो यहां पर जो फील्ड होगी वो इस सरफेस की वजह से फील्ड भी होगी, इसकी वजह से भी फील्ड होगी, और इसकी वजह से, तीनों मिलाकर होगी। बट खाली इस सरफेस की वजह से कितनी है? तो वो तो नॉन कंडक्टिव शीट में कहा था कि अगर एक तरफ पूरा सिग्मा फैला हो तो सिग्मा बाय 2 अपना फील्ड होती है, तो केवल इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो सिग्मा बाय 2 आएगी, इसकी वजह से सिग्मा डैश बाय 2 आएगी, और एक्सटर्नल तो है हमारे पास, और तीनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए दोनों जोड़कर हमने लिखा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि नेट फील्ड है। बड़ा बहुत ही गहरी बात बता रहा हूं यहां पर, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा यहां पे मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, चलो देखो बढ़िया से इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें आगे। चलो भाई बढ़ते हैं आगे, आगे की बात करते हैं। व्हाट इफ वी हैव मोर देन वन शीट्स विद अस, राइट? मैं कह रहा हूं कि मान लिया हमारे पास एक शीट ये है और एक शीट ये है, इसको हम चार्ज कुछ Q1 दे रहे हैं, इसको चार्ज कुछ Q2 दे रहे हैं, और यहां पर कोई और एक्सटर्नल फील्ड या चार्ज नहीं, नथिंग एक्सटर्नल चार्जेस आर देयर, केवल एक को Q1 दिया, एक को Q2 दिया। हाउ विल दीज चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट? ये चार्जेस किस तरीके से बेटा डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं? हाउ विल दीज चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस ऑफ दीज प्लेट्स, राइट? लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट कि कैसे ये चार्ज जो है यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने कहा कि देखो भाई, मान लेते हैं कि यहां पर चार्ज आ रहा Q1 और यहां पे चार्ज आ रहा Q2, कुछ चार्जेस ऐसे फैल जाए, यहां पे आ रहा Q1, यहां पे आ रहा Q2। ठीक, तो यहां कितना चार्ज आएगा बेटा? यहां आएगा Q1 माइनस Q1, और यहां आएगा बेटा Q2 माइनस, जोड़ोगे, अगर जोड़ोगे तो भैया यही आने वाला है ना, ये सुनो, जोड़ने में तो यही आने वाला है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अब देखो, हम ये कह रहे हैं कि भैया यहां पर जो नेट फील्ड है इट शुड बी 0। यहां जो नेट फील्ड है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर है ना, यहां पर नेट फील्ड हैज टू बी 0। एक बार यहां पर नेट फील्ड 0 करते देखते क्या आएगा। तो Q1 की वजह से, Q1 की वजह से यहां जो फील्ड होगी, Q1 की वजह से यहां जो फील्ड होगी बेटा वो राइट में होगी,
पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स द फील्ड अवे फ्रॉम इट, Q1 की वजह से, और Q1 माइनस Q1 की वजह से फील्ड लेफ्ट में होगी, ठीक, और Q2 माइनस Q2 की वजह से फील्ड भी लेफ्ट में होगी, और Q2 की वजह से फील्ड भी लेफ्ट। सारे चार्जेस पॉजिटिव लिए मैंने यहाँ पे, आई एम अज्यूमिंग बोथ ऑल द चार्जेस आर पॉजिटिव, तो भैया इनकी वजह से, केवल इसकी वजह से राइट में है, बाकी सबकी वजह से लेफ्ट में फील्ड है, और नेट फील्ड 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि Q1 की जो फील्ड है वो बाकी तीनों की फील्ड के बराबर होनी चाहिए। अच्छा भाई, अगर एरिया मैंने ए मान लिया, ठीक, तो व्हाट इज द फील्ड बिकॉज ऑफ Q1? Q1 की वजह से फील्ड कितनी है? तो सिंगल सरफेस की जो फील्ड होती है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होती है। तो हम कह रहे हैं इस सरफेस की फील्ड यहां पर कितनी आएगी? Q1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा Q1 बाय ए किसके बराबर है? इन तीनों के सम के बराबर है। तो इन तीनों को सम करके बाय 2a एप्सिलॉन लिख देते हैं, तो कितना आएगा? Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q2 बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो 2a एप्सिलॉन कर गया, हमारे पास एक रिलेशन इस तरीके से मिल रहा। तो यहां से बहुत क्लियरली मैं Q2 और Q2 को कैंसिल कर पा रहा, मैं Q2 और Q2 को कैंसिल कर पा रहा हूं, और Q1 की वैल्यू को मैं लिख पा रहा हूं Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। The value of Q1 is Q1 plus Q2 divided by 2. Similarly, if I make the field here equal to 0, I will get the value of Q2 instead of Q1, and it will come out to be the same as Q1 plus Q2 divided by 2. तो यहां पे हो क्या रहा? यहां पर यह हो रहा है जो टोटल चार्ज Q1 plus Q2 क्या है? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज का आधा, टोटल चार्ज का आधा यहां आएगा, आधा यहां आएगा, टोटल चार्ज का आधा इधर आएगा और आधा इधर आएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है बात? आधा उधर आधा इधर, टोटल चार्ज का आधा इधर और आधा इधर आएगा, ठीक। अच्छा जी, अगर आधा इधर और आधा इधर आ गया हमारे पास टोटल चार्ज का, तो जो अंदर बच रहे उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? देखो, अगर मैं Q1 और Q2 को ऐड कर दूं तो मुझे कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 मिलना चाहिए ना। अगर ये इनका आधा आधा है, ये टोटल चार्ज का आधा, ये टोटल चार्ज का आधा है, तो व्हाट इज Q1 प्लस Q2? ये भी टोटल चार्ज का आधा, ये भी टोटल चार्ज का आधा, तो दोनों का सम होगा टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट कि Q1 माइनस Q1 शुड बी इक्वल टू Q2 माइनस Q2 और माइनस ऑफ Q2 माइनस Q2, ठीक। मतलब दिस चार्ज एंड दिस चार्ज आर इक्वल एंड अपोजिट। तो सिंपल सी बात अब आपको क्या याद रखनी है? सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि जब भी आपको ऐसे पैरेलल प्लेट्स दी जाएंगी तो टोटल चार्ज का आधा लेफ्ट में आधा राइट में, टोटल चार्ज आधा लेफ्ट में जाओ आधा राइट में, और आमने सामने क्या करना है बेटा? इक्वल एंड अपोजिट, आमने सामने इक्वल अपोजिट। ध्यान रखो, आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट मतलब क्या है? आमने सामने, आमने सामने चार्जेस will be equal and आमने सामने चार्जेस विल बी इक्वल एंड अपोजिट, ठीक। ये हमको मिल रहा। कोई परेशानी वाली बात बेटा इसके अंदर? दुविधा, परेशानी, दिक्कत नहीं? चलो एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज को, थोड़ा सा एग्जाम्पल यूज करते हैं इसका, तब मजा आएगा। एक प्लेट, दुई प्लेट, तीन प्लेट, तीन प्लेट के लिए डजंट रियली मैटर जितनी मर्जी प्लेट्स हो, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक। तो कुछ चार लेते हैं यहाँ पर, लेट से ये है 10 माइक्रोकूलम, ये है 6 माइक्रोकूलम, ये है -4 माइक्रोकूलम, और हम जानना चाह रहे सभी सरफेसेस के ऊपर चार्ज कितना कितना फैलेगा। बेटा पॉज एंड सॉल्व। आपके पास 6 सरफेस है, सरफेस 1 2 3 4 5 6,
सभी सरफेस पे चार्ज कितना कितना फैलेगा ये आपको बताना है, सारे सरफेस को। बड़ा पॉज करें और इसको बढ़िया से सॉल्व करें, निकालें एक बार कितना आंसर आता है। ठीक, तो हम भाई टोटल चार्ज निकालो कितना है, टोटल है 10 6 -4, 16 में से 4 गए 12, ये है हमारा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज का आधा यहां पे आधा यहां, 12 का आधा 6 माइक्रोकूलम यहां पे एंड 6 माइक्रोकूलम यहां पे। 10 में से 6 यहां आया तो यहां पे 4 माइक्रोकूलम बचा, इसके सामने -4 माइक्रोकूलम बचा। अब इसमें 6 था, -4 यहां पे आ गया, तो यहां कितना आना चाहिए, तो यहां आएगा 10 माइक्रोकूलम। तो भैया 10 में से 4 के तभी 6 आता है, उसके सामने -10 माइक्रोकूलम, तो -10 और 6 को जोड़ोगे कितना आएगा, -4 आएगा। आ रहा मजा है भाई, मजा आना जरूरी है बेटा, अगर मजा आ रहा है तो ठोको ताली। चलो चलो भाई बढ़े आगे, एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, आराम से घर पे बैठ के कर लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 रख दिए हमने। ठीक, सपोज इसको मैंने इसको चार्ज दिया 6 माइक्रोकूलम, इसको दिया मैंने 8 माइक्रोकूलम, दिया -7 माइक्रोकूलम, इसको दिया मैंने 9 माइक्रोकूलम। ठीक, हम जानना चाह रहे हैं सभी सर्फेस पे कितना कितना चार्ज फैलेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ, सारे सर्फेस, हमारे पास 8 सर्फेस है, 8 सर्फेस पे कितना चार्ज फैलेगा ये आपको बताना है। फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सभी सरफेस पे फैलने वाला चार्ज आपको निकालना है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, इसको आपको सॉल्व करना है, यू विल गेट योर आंसर। चलो बढ़िया, बढ़े आगे। थोड़ी सी अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स की। फिर जो हमने काम यहां पर किया डिस्ट्रीब्यूशन का, हम उसको स्फीयर्स के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वहां पर भी मुझे अर्थिंग यूज करनी है, तो इसलिए मैं अर्थिंग को पहले डिस्कस करना चाह रहा हूं यहाँ पे, फिर हम आगे चर्चा करेंगे उसकी भी, अर्थिंग को इन्वॉल्व करके भी हम बातें करेंगे। ठीक है बच्चों, कैपेसिटर को हम कोशिश करेंगे अब अगली क्लास में ही लेकर जाएं, ठीक है ना, और कैपेसिटर को पूरा अगली क्लास में ही हम पढ़ लेंगे। लेकिन मैंने डीपीपी में कुछ शायद क्वेश्चंस आपके पास कैपेसिटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स के आ गए होंगे, तो डरना नहीं, घबराना नहीं। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं आपको पूरा कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप वो क्वेश्चंस आराम से बना पाओगे। ठीक है, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम काफी इन डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, और डाइलेक्ट्रिक्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ये आपका कंडक्टर्स, तो आई वांटेड टू डिस्कस इन कंप्लीट डिटेल्स, राइट, कंप्लीट डिटेल्स, राइट। And also try to change the DPP as well. अभी I have time, but let's see वो DPP चेंज हो पाती है या नहीं हो पाती है। नहीं भी हो पाई तो बेटा क्वेश्चंस आपको अगले लेक्चर के एक तरीके से मिल गए हैं उसके अंदर, तो घबराना नहीं, वेरी सुन विल कैच अप, वेरी सुन विल कैच अप। ओके, चलो नॉट ए प्रॉब्लम, नॉट ए प्रॉब्लम, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बेटा स्फीयर्स की और अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर्स को अर्थ करने पर क्या होता है। तो बेटा कोई कंडक्टर हमारे पास है, इसमें कुछ चार्ज है, और बेटा ये सिंबल होता है अर्थ का, ये सिंबल होता है अर्थ और ग्राउंड। हाँ भाई, तो ये चार्ज क्यों हमारे पास, और इस तरीके से हमने जोड़ दिया, अब इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा।
तो चार्ज अर्थ के अंदर आ भी सकता है और चार्ज अर्थ से निकल के कंडक्टर के पास भी आ सकता है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि चार्ज कहां पे फ्लो करेगा, कि कंडक्टर का पोटेंशियल कितना है, नेगेटिव पोटेंशियल है कि पॉजिटिव पोटेंशियल। अर्थिंग या ग्राउंड करने पे होता क्या है, देखो अर्थ इज अ वेरी बिग कंडक्टर, अर्थ इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंडक्टर, ह्यूज कंडक्टर, रेडियस इज वेरी वेरी लार्ज। अगर आप कोई भी और ऑब्जेक्ट या कंडक्टर ले रहे और उससे कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि चार्ज विल ट्रेवल अंटिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ ऑफ देम बिकम्स इक्वल। लेकिन अर्थ से थोड़ा सा चार्ज निकलेगा या थोड़ा सा उसमें जाएगा तो उसका सरफेस एरिया इतना बड़ा है कि सिग्मा उसके ऊपर नेग्लिजिबल आएगा और उसका पोटेंशियल जीरो था और जीरो ही रह जाएगा। बहुत सिंपल भाषा में बात करें तो जब भी किसी कंडक्टर को अर्थ किया जाता है, चार्जेस विल ट्रेवल एंड रीडिस्ट्रीब्यूट अंटिल द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बिकम जीरो। तो अर्थिंग ऑफ कंडक्टर का मतलब केवल एक ही है कि पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर हो जाएगा जीरो। इस पर एक शानदार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, तब मजा आएगा। हमने कहा कोई एक स्फीयर हमारे पास एक स्फीयर है और इसका रेडियस r है, न्यूट्रल है। इसके सामने मैंने यहां पर एक चार्ज q रख दिया और इसको मैंने कुछ सिचुएशन ये दे दी। Now I want to know how much charge will travel through the switch when the switch is closed. Question is how much charge will travel through the switch when it is closed. जब स्विच क्लोज होगा तो कितना चार्ज इस स्विच से फ्लो करेगा, दिस इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। कितना चार्ज इस स्विच से फ्लो करेगा ये हम जानना चाह रहे कितना इस स्विच से फ्लो कर जाएगा। अच्छा भाई, तो देखो हमने कहा कि जब यहां पर एक चार्ज क्यू आ रहा तो इस अर्थ से चार्ज यहां पर निकल के नेगेटिव आना चाहिए, क्यों नेगेटिव आना चाहिए, देखो तो दिस चार्ज विल क्रिएट अ पोटेंशियल विच इज पॉजिटिव, अ पॉजिटिव चार्ज विल क्रिएट अ पॉजिटिव पोटेंशियल, राइट। बट वी नीड टू मेक पोटेंशियल इक्वल टू जीरो, हमें जीरो पोटेंशियल करना पड़ेगा। तो जीरो पोटेंशियल करने के लिए क्या होगा, अ चार्ज मस्ट ट्रेवल, either you can say the positive charge is going to travel inside the earth or negative charge is going to travel from the earth to the conductor. Direction doesn't really matter here, पॉजिटिव की ले रहे कि नेगेटिव की ले रहे, कितना करेगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और उसका साइन भी मैटर नहीं करता कि पॉजिटिव गया कि नेगेटिव आया, बात तो एक ही होती है ना। पॉजिटिव गया कि नेगेटिव आया, बात तो एक ही है ना। तो गया या आया नहीं पूछ रहा, वो कितना ट्रैवल कर रहा है ये पूछ रहा। तो आप पॉजिटिव रिपोर्ट कर सकते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट कर सकते हैं, दोनों ही आंसर सही है, दोनों में से कोई भी आंसर गलत नहीं है। तो ये पूछे हाउ मच चार्ज विल ट्रैवल इनटू द अर्थ, तो कहानी बदल जाएगी। तो आपको पॉजिटिव आंसर देना पड़ेगा, इतना पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव तो इससे निकला है, पॉजिटिव उसमें गया है, एक तरीके से बात की। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव पूछा नेगेटिव पूछा कि क्या पूछा। जो मैंने पूछा उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस है ही नहीं, दोनों आंसर सही है। एनीवेज, तो होगा क्या, यहां पर एक चार्ज क्यू रखा है, इससे एक नेगेटिव चार्ज निकलेगा, नेगेटिव कुछ चार्ज क्यू डैश निकलेगा और इसके ऊपर आकर डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी, नहीं होगी। तो माइनस क्यू डैश चार्ज होगा और ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, दिस सिचुएशन इज आफ्टर क्लोजिंग। स्विच क्लोज करने के बाद इसके ऊपर एक नेगेटिव क्यू डैश चार्ज आकर बैठ जाएगा, ठीक। इतना चार्ज आएगा कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो जाए। लेकिन किस पॉइंट का पोटेंशियल निकाला जाए, देखो इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं ना, अच्छा एक तो आपको ये डिस्टेंस भी रखा होगा, ये स्मॉल आर डिस्टेंस भी रखा मान लेते हैं। अगर आप इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने की कोशिश करो ना, तो भैया इस क्यू की वजह से पोटेंशियल लिख दोगे आप, चलो ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्टली अपोजिट मान के चल रहा हूं तो आप इसकी वजह से लिख दोगे। लेकिन ये जो चार्ज है ये तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, इससे इस पॉइंट में पोटेंशियल लिखना बहुत ही टफ हो जाए। तो किस पॉइंट का पोटेंशियल लिखे, हर पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है, बिकॉज कंडक्टर पूरा क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल होता है।
तो मैं कहूंगा कि भैया मैं इस पॉइंट सेंटर का पॉइंट लूंगा और उसका पोटेंशियल जीरो कर दूंगा, सेंटर का पॉइंट लूंगा और उसका पोटेंशियल जीरो कर दूंगा। आई एम राइट पोटेंशियल एट सेंटर इज गोइंग टू बी जीरो बिकॉज ये अर्थ हो चुका है, ठीक है। तो अब सेंटर पर उस क्यू की वजह से पोटेंशियल है के क्यू बाय स्मॉल आर, और क्यू डैश की वजह से पोटेंशियल कितना है बेटा, माइनस के क्यू डैश बाय कैपिटल आर। अब देखो भले ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर के लिए पूरा चार्ज आर डिस्टेंस दूरी फैला है, सेंटर के लिए पूरा चार्ज बेटा आर डिस्टेंस दूरी फैला हुआ है, तो भले ही नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ना हो, लेकिन सेंटर के लिए अभी भी उसका पोटेंशियल माइनस के क्यू डैश बाय आर आप लिख सकते हो, क्योंकि सारा चार्ज आर डिस्टेंस दूर ही है, ठीक है। और सब मिला के यहां पे जीरो आ रहा, के से के कट रहा, के क्यू डैश की वैल्यू आर क्यू बाय स्मॉल आर आ रही। तो क्यू डैश इज आर क्यू बाय स्मॉल आर, दैट इज द चार्ज, मतलब इसका नेगेटिव लेंगे हम, ऑब्वियस सी बात है, माइनस क्यू डैश चार्ज आ था, इसके ऊपर माइनस क्यू डैश आएगा स्फीयर के ऊपर, अल्टीमेटली अर्थ से निकल कर आएगा माइनस क्यू डैश चार्ज, या अर्थ में क्यू डैश चार्ज जाएगा, व्हाटएवर, सो यू कैन पुट दिस एज आंसर। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं स्फीयर्स के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने कहा कि मान लिया हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फीयर्स की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि हमारे पास ये स्फीयर है, ठीक है, चलो, और ये रेडियस हमने कुछ आर ले लिया, इट्स अ थिन शेल, थिन कंडक्टिंग स्फीयर। शेल का मतलब अंदर से हॉलो है, खाली ऊपर का शेल है, बट कंडक्टिंग, तो आपको दो सरफेस यहां पे कंसीडर करने पड़ेंगे, इनर आउटर सरफेस, एक बल्क रहेगा यहां पे। तो इफ आई पुट अ चार्ज इनसाइड द स्फीयर, एक चार्ज रखा, ठीक, ना इफ आई मेक अ गॉसियन सरफेस हियर, तो बेटा ये पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस, क्योंकि कंडक्टर के बल्क के अंदर है, बेटा यहां पर हर एक पॉइंट पर फील्ड बेटा जीरो होनी चाहिए, बिकॉज इनसाइड द बल्क ऑफ ए कंडक्टर नेट फील्ड इज जीरो। तो ये गॉसियन सरफेस जो है, इसके हर एक पॉइंट पर फील्ड क्योंकि जीरो है, इसीलिए जो फ्लक्स होगा वो भी जीरो आएगा, क्योंकि फ्लक्स जीरो आ रहा, इसलिए चार्ज इनसाइड भी जीरो आएगा, और चार्ज इनसाइड जीरो आने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और एक माइनस क्यू चार्ज को यहां प्रकट होना पड़ेगा, और एक प्लस क्यू चार्ज यहां पर प्रकट होगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल था। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, यहां पर भी आमने सामने इक्वल अपोजिट रहेगा, आमने सामने इक्वल अपोजिट चार्जेस रहेंगे, सिंपल सी बात इतनी सी, आमने सामने, आमने सामने, सामने सामने, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, आमने सामने इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस रहेंगे, ठीक है माय डियर बच्चा लोग, ठीक। नाउ if I want to know what is the field at this location, and suppose this is smaller distance away from it, तो यहां पर जो बेटा फील्ड होगी, तो ये कंडक्टर के बाहर फील्ड है, दिस विल बिहेव लाइक अ कैविटी, तो दिस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू मिलाकर नेट फील्ड जीरो हो जाएगा, केवल और केवल ये आउटर सरफेस का ही फील्ड आपको मिलने वाला है। तो यहां पर जो फील्ड होगी, दैट आई कैन राइट डायरेक्टली एज के क्यू बाय आर स्क्वायर, एंड अगेन इसका रोल बाहर फील्ड पैदा नहीं कर रहा, तो पोटेंशियल पैदा नहीं करेगा, पोटेंशियल स्टिल के क्यू बाय स्मॉल आर, इनकी वजह से फील्ड पोटेंशियल जीरो हो रहा। अंदर किसी पॉइंट पर आप आते हो, यहां पर
तो यहां पर जो फील्ड होगी वो इस बाहर वाले सरफेस की वजह से, इस क्यू की वजह से नहीं होगी। कैविटी के अंदर फील्ड, कैविटी में रखा गया चार्ज और कैविटी के इनर सरफेस पे आने वाला चार्ज, ये डिसाइड करता है। क्योंकि चार्ज सेंटर में रखा गया है इसलिए इनर सरफेस से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ना बेटा, वो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज होगी इस माइनस क्यू की। और यूनिफॉर्म चार्ज अगर एक स्फीयर पे आता है तो उसके अंदर फील्ड जीरो हो जाती है इसकी वजह से। बट इस क्यू की वजह से एक फील्ड यहां पर रहेगी और यहां पर जो फील्ड होगी वो के कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर फील्ड आपको मिलेगी। पोटेंशियल कितना होगा बेटा? फील्ड तो यहां पर केवल इसकी वजह से और इसकी वजह से आ रही, बट इसकी वजह से जीरो हो गई क्योंकि सिमेट्री थी। लेकिन लेकिन किंतु परंतु जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल के लिए आपको चार्ज को इनफिनिटी से लेकर इस पॉइंट तक लाना है ना, तो बाहर का फील्ड तो मैटर करेगा। मतलब यहां जो पोटेंशियल होगा ना वो आपको सबकी वजह से लिखना पड़ेगा। यहां जो पोटेंशियल सबकी वजह से लिखना पड़ेगा, सबकी वजह से। ये कहानी आपको ध्यान रखनी। अब देखो भैया, इस प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल कितना होगा यहां पर? तो एक स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट जो उसके सरफेस पर कितना, के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर। ये माइनस क्यू की वजह से कितना ही है, तो माइनस के क्यू बाय कैपिटल आर। और इस प्लस क्यू की वजह से कितना है, के कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर। तो ये तो कट ही गए, तो पोटेंशियल विल बी के क्यू बाय स्मॉल आर। अभी आपको आंसर सिमिलर दिख रहे होंगे, ठीक, बट वहां पे आर कैपिटल आर से बड़ा है, यहां पे आर कैपिटल आर से छोटा है। यहां पर लिख रहे हो तो अंदर वालों को तो भूल ही जाओ, केवल आउटर सरफेस की वजह से लिख दो। और अंदर लिख रहे हो तो सारे सरफेस की वजह से आपको लिखना पड़ेगा। अंदर लिखने के लिए आपको सारे सरफेस की वजह से लिखना पड़ेगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, सारे सरफेस लेंगे उसमें लिखने के लिए, सबकी वजह से लिखो और नेट जोड़ के अपना आंसर निकाल दो। क्लियर? यहां पर आप ये भी कर सकते हो, बिकॉज ये थिन सरफेस है, दोनों जोड़कर चार्ज कितना है, जीरो चार्ज हो गया, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया, के क्यू बाय स्मॉल आर बच गया। ऐसे भी कर सकते हो। तो अंदर लिखने के लिए पोटेंशियल सारे चार्ज लगेंगे, सारे सरफेस लगेंगे, बाहर के लिए केवल आउटर सरफेस लगेगा। समझ गए? क्लियर? बहुत अच्छे। तो अगर दो स्फीयर होंगे तो क्या करना पड़ेगा? एक स्फीयर ये रहा, अब भले ही मैं उसको थिकनेस ड्रॉ ना करूं, बट बाय डिफॉल्ट इट इज हैविंग अ थिकनेस, ऑब्वियस सी बात है भाई। अब यहां पे हम कह रहे हैं कि हमने एक चार्ज कैपिटल क्यू रख दिया, तो आमने सामने इक्वल, तो यहां पे कितना जाएगा, माइनस क्यू जाएगा, यहां पे क्यू जाएगा, यहां पे माइनस क्यू जाएगा और क्यू जाएगा। इफ दे आर न्यूट्रल, इफ दे आर न्यूट्रल, अगर ये न्यूट्रल है तो इस तरह से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन न्यूट्रल न्यूट्रल। बाहर किसी भी पॉइंट पर स्मॉल आर डिस्टेंस दूर अगर आप फील्ड लिखना चाहते हो तो बेटा कितनी आएगी, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, पोटेंशियल के क्यू बाय स्मॉल आर। केवल इसकी वजह से, केवल इसकी वजह से आएगी यहां पर, बाकी को देखना ही नहीं, देखना ही नहीं है। अगर इस पॉइंट पे आप फील्ड लिखना चाह रहे हैं, अगर इस पॉइंट पे आप फील्ड लिखना चाहते तो कैसे लिखोगे? ठीक, तो देखो भैया, जो अंदर रखा हुआ चार्ज, सर अगर इसकी बात करते हैं भैया, इस पूरे को सारा अब सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हो क्योंकि इसके लिए आउटसाइड पॉइंट है। तो सारा जब रखोगे तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू हट जाएगा, केवल ये क्यू की वजह से फील्ड आएगी। और यहां पर देखें, यहां पर देखें तो बेटा ये माइनस क्यू और प्लस क्यू भी कट रहे, इसके वजह से फील्ड नहीं है। अल्टीमेटली यहां पर फील्ड केवल क्यू की वजह से देखने को मिल रही है। ठीक है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल। लेकिन अगर यहां पर चार्जेस का वैल्यू कुछ और होता, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमने यहां पे चार रखा 2 माइक्रोकूलम, यहां रखा 3 माइक्रोकूलम, यहां रखा 4 माइक्रोकूलम, ऐसा रख दिया। अब क्या लिखेंगे? तो अगर यहां पे 2 माइक्रोकूलम है तो यहां पे -2 माइक्रोकूलम आएगा और यहां पे 5 माइक्रोकूलम आएगा। हम 3 चाहिए हमें। इसके सामने बात करें तो यहां पे -5 माइक्रोकूलम आएगा, तो यहां पर 9 माइक्रोकूलम होगा क्योंकि सम इनका 4 चाहिए हमें, सम इनका 4 चाहिए हमें। आ रही है समझ में? क्लियर? तो परेशानी वाली बात
नहीं है। अब अगर मैंने बाहर इस पॉइंट पे कहा भैया फील्ड निकाल दो आर डिस्टेंस, तो क्या कहेंगे हम बोलेंगे के 9 माइक्रोकूलम बाय आर स्क्वायर। सीधा, सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको, आउटर सरफेस आउटर, बस के 9 माइक्रोकूलम बाय आर स्क्वायर। अंदर वाला बाहर फील्ड पैदा नहीं करता, पोटेंशियल पैदा नहीं करता। के 9 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ओ डिवाइड बाय आर, नॉट आर स्क्वायर, ए क्यू बाय आर। अब माइक्रो है तो उसको आप ऑब्वियसली बात है 10 की पावर -6 लिख के उसको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे, माइक्रो हट जाएगा। फील्ड आ गया, पोटेंशियल आ गया, ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए? बेहतरीन। अच्छा जी सर, अगर हमें यहां पर पोटेंशियल लिखना होता या फील्ड लिखनी होती तो कैसे लिखते? अब ये रोमांचक चीज होने वाली है। ठीक, तो देखो साढ़े चार को देखो, ये 2 है, ये 3 है, इनको उठाकर सेंटर पे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों के लिए बाहर वाला पॉइंट है, और बाहर वाला पॉइंट जो होता है ना स्फीयर्स के लिए, तो स्फीयर उसको सेंटर पे रखा मान सकते हैं। तो ये 2 और ये 3 लगे 5 सेंटर पे रख दो, और इस स्मॉल डिस्टेंस मान लिया, तो यहां पे पहले फील्ड लिख रहे हैं, फील्ड लिख रहे हैं, कितनी फील्ड आएगी बेटा, कितनी फील्ड आएगी यहां पर बेटा? यहां पर जो फील्ड आने वाली है वो आने वाली है के इंटू 5 माइक्रोकूलम, के इंटू 5 माइक्रोकूलम। अब जो आउटर सरफेस है बेटा, इस पे तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसकी वजह से नेट फील्ड अंदर जीरो हो रही, नेट फील्ड अंदर जीरो हो रही, तो केवल इतनी ही फील्ड बच रही है। क्लियर? आगे बात समझ में आप लोगों को? अगर यहां पे लिखना पोटेंशियल कितना है, तो आपको सारे सरफेस की वजह से पोटेंशियल लगता है। ठीक है, तो यहां का पोटेंशियल है वो इस 4 की वजह से, इस 3 की वजह से, इस 2 की वजह से, सब की वजह से लिखना पड़ता है। पहले इस 4 की बात कर लेते हैं, पहले इस 4 की बात कर लेते हैं। 4 की वजह से यहां जो पोटेंशियल आएगा, तो अब उसके लिए रेडियस भी चाहिए होंगे, मगर देखो ये रेडियस हमारे पास कितना है, 2r मान लिया, ये रेडियस हमने आपको यहां पर r मान लिया, ये r और 2r। तो 4 माइक्रोकूलम की वजह से यहां जो पोटेंशियल है अंदर, बेटा ये होगा k इंटू 4q, 4 माइक्रोकूलम बाय 2r। इसकी वजह से अंदर जो पोटेंशियल होगा वो उतना ही होगा जो उसके सरफेस पर है। बेटा स्फीयर्स का पोटेंशियल और स्फीयर्स का फील्ड एक बार दोबारा रिवाइज कर लो, क्योंकि वरना इसमें दिक्कत होती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं अगर फटाफट क्विकली, अगर हमारे पास एक शेल है और उस पर चार्ज क्यू है, तो बाहर पोटेंशियल होता है के क्यू बाय स्मॉल आर, और अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाय कैपिटल आर। स्फीयर का पोटेंशियल अंदर हर एक पॉइंट पे, इसमें स्मॉल आर मैटर नहीं करता, बाहर स्मॉल आर, अंदर कैपिटल आर। मतलब जो भी पॉइंट बड़ा है ना उसका रेडियस लेना है। मतलब यहां पर आए तो ये आर बड़ा हो गया, यहां पर आए तो ये वाला आर बड़ा हो गया। ठीक है, एक तो पॉइंट जहां पोटेंशियल निकाल रहे हैं, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा जो चार्ज है जिसकी वजह से पोटेंशियल निकाला, जिसका भी आर बड़ा होगा उसका आर ले लेना। समझ गए? चलो वापस आते हैं। तो यहां पर 4 माइक्रोकूलम का आर बड़ा है ना, 2r के बराबर है, तो डिवाइड बाय 2r कर दिया। अब इनकी बात करते हैं, तो 3 और 2 इनको तो पूरा सेंटर में रखा है मान लो, तो उनके लिए आउटसाइड पड़े नहीं। तो 5 माइक्रोकूलम के लिए हम लिखेंगे प्लस के इंटू 5 माइक्रोकूलम, और ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर मिलेगा, पोटेंशियल आएगा ये, फील्ड आएगी ये। ये चीजें आपको लिखनी आनी चाहिए बेटा। जब ये चीजें लिखने आपको आएंगी ना, तभी आप ये सारे क्वेश्चन बना पाओगे। थोड़े से डिफिकल्ट हैं, टीडीएस हैं, सारी बातें लिखी मैंने, इनको बढ़िया से आप करके देखेंगे तो वो आपके रूटीन में आ जाएंगे, तब जाकर वो आपके रूटीन में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं बेटा, और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? तो और क्वेश्चंस के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थिंग वाले क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। कैसे? सीधा एक बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, और डरने घबराने की जरूरत। सपोज इसके ऊपर चार्ज है 2q, इस पर चार्ज है 4q, और इसको हमने कर रखा अर्थ। इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 2r, इसका रेडियस है 3r।
हम जानना चाह रहे हैं कि बीच वाले स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा। अब अगर तो अर्थ है, इस पे चार्ज जीरो होना चाहिए, नहीं। अर्थिंग का मतलब ये नहीं होता कि उस पे चार्ज जीरो है, अर्थिंग का मतलब होता है उस पे पोटेंशियल जीरो है। तो इस स्फीयर का पोटेंशियल जीरो करने के लिए जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे, ठीक है ना। इसका पोटेंशियल जीरो करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, हमने माना कि इसके ऊपर एक चार्ज कैपिटल क्यू आ गया। अब सबकी वजह से पोटेंशियल लिखेंगे, पोटेंशियल को जीरो करेंगे, क्यू की वैल्यू अपने पास मिल जाएगी। ठीक, देखो यहां पे क्या करें, हम कह रहे हैं इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना है, 2q की वजह से, तो k 2q। अब ये r लेंगे 2r ले, r लेके 2r, तो 2r लेंगे क्योंकि ये 2r बड़ा है, इस पर निकाल रहे और इसकी वजह से निकाल रहे, और जिस पर निकाल रहे उसको r बड़ा उसको ले लेंगे ना, 2r ले लेंगे, जो भी बड़ा उसका रेडियस लेना होता है आपको, इसकी वजह से किस पर, जिसका रेडियस बड़ा उसका r लेना है। ठीक, अब कैपिटल क्यू की बात करते हैं, तो कैपिटल क्यू का खुद पे निकाल रहे, तो k कैपिटल क्यू बाय 2r आएगा, और 4 की वजह से क्या लिखेंगे बेटा, 4 k इंटू 4q। अब इसकी वजह से इस पर निकाल रहे, लेकिन इसका r बड़ा है ना, इसका r कितना है बेटा, 3r है, तो विल टेक 3r, और सारा पोटेंशियल मिलाकर जीरो कर देंगे हम। स्मॉल q प्लस 4q बाय 3 इज इक्वल टू माइनस q बाय 2, 7q बाय 3 इक्वल टू माइनस q बाय 2, q इक्वल टू माइनस q बाय माइनस 14q बाय 3। कैलकुलेशन आप एक बार से चेक कर सकते हो, ये मैंने सही बनाया है। k इंटू 2q बाय 2r, k इंटू q बाय 2r, k इंटू 4q बाय 3r इक्वल टू 0। बिल्कुल सही, ये सब कट गया, ये सब कट गया, ये सब कट गया, ये q बचा, ये 4q बाय 3 बचा, ये q बाय 2 वहां आ गया, नेगेटिव हो गया 7q बाय 3 माइनस 14q। बहुत खूब बेटा, ये हमारा आंसर जो है वो आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर, ओके, ऑसम। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बहुत पूछे जा सकते हैं आपसे, बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं ये, एडवांस में मेंस में आ सकते हैं, अर्थिंग करके आ सकते हैं, मल्टीपल स्फीयर्स दे के आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे जो बचता है वो है आपका एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट, तो बाकी है इसमें, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये क्या चीज है, तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक सरफेस है जिस पर चार्ज फैला, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, अलग अलग पॉइंट पर अलग चार्ज डेंसिटी हो सकती है। ठीक, तो हम ये कहते हैं बेटा यहां पर, हम ये कहते हैं यहां पर कि भैया देखो, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, लाइक चार्ज रिपेल। ठीक है भाई, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। जब चार्ज मैंने इसके ऊपर डाल दिया ना, पूरा चार्ज फैल गया, लेकिन ये चार्ज और दूर जाना चाह रहा, ये इस कंडक्टर के सरफेस को स्ट्रेच कर रहा होगा और ये और दूर जाना चाहता है। ठीक है ना, अगर आप एक बलून के ऊपर चार्ज डालते हो तो बलून का सरफेस एरिया थोड़ा बड़ा होना चाहता है, बलून फैलना चाहता है, कि वो फट भी जाता है इस चक्कर। ज्यादा अगर आप सरफेस घिसते हो बलून नॉर्मली बस, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वो स्ट्रेच करना चाह रहा, स्ट्रेच करना चाह रहा, ठीक है ना। तो स्ट्रेच करेगा तो फोर्स आएगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अगेन आपको पूरी डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है इसकी, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। फॉर्मूला है बेटा, इसको आप याद कर लो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, इससे वो दूर जाना चाहता है, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो फिर आज के लिए इतना ही काफी है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो आगे की बातें करेंगे। सी यू, टाटा, बाय बाय।